Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricks to Learn Faster Indian History and its Tricks. होप आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा। तो अगर आपने देखा है तो आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 में 9 जेम्स ऑफ अकबर यानी कि नवरत्न, तो आपको बताना है उसमें से कितने जो नवरत्न थे वो हिंदू थे और साथ में उनके नाम भी मेंशन करने हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलो अब बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 थोड़ा बड़ा है तो मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क डन बाय लॉर्ड इरविन। उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे और बाद में उसके ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का नाम था एडवर्ड फेडरिक लिंडले वुड स्टाइल्ड और इनको कॉमनली बोला जाता था लॉर्ड इरविन। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1881 में पाउडरहैम कैसल इन डेवॉन। ठीक है, इन्होंने सेंट डेविड प्रेप स्कूल से अपनी एजुकेशन स्कूलिंग करी थी और एटन कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी। तो ग्रेजुएशन के बाद ही इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था और 1906 जनरल इलेक्शन में ये जीत गए थे। और ये किससे थे? लिबरल फैक्शन से ये थे। ठीक है, और फिर हमने देखा इन्होंने लेटर बाद में इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में 1917 में एज अ मेजर भी इन्होंने अपना रोल अदा किया। ठीक है, फिर हम देखते हैं मई 1920 में इन्हें गवर्नर जनरलशिप ऑफ साउथ अफ्रीका भी बना दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम चाहते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जब कंजर्वेटिव जो है वो पावर में आ जाती है 6 नवंबर 1924 में, तब लॉर्ड इरविन को मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर बना दिया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1930s तक जो है वो लॉर्ड इरविन एक सीनियर ब्रिटिश कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन रहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो वॉइस रॉय है ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो बनते हैं लॉर्ड इरविन। कब बनते हैं? 3 अप्रैल 1926 में। और कब तक रहते हैं? 18 अप्रैल 1931 तक। और ये इन्होंने अपने टेन्योर में बहुत सारे इवेंट्स देखे थे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे। तो वो जितने भी हमने देखे हैं वो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि कौन से इवेंट्स रहे हैं। तो ये आ गई लिस्ट कि कौन से इवेंट्स रहे हैं लॉर्ड इरविन के टाइम पे। तो सबसे पहले है साइमन कमीशन, फिर आ गया मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिन्नास 14 पॉइंट्स, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, दांडी मार्च एंड सॉल्ट सत्याग्रह, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, एग्जीक्यूशन ऑफ भरत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु। ठीक है, फिर है चिटागोंग आर्मरी रेड। आर्मरी का मतलब होता है शस्त्रशाला। ठीक है, तो आज हम देखेंगे साइमन कमीशन, मोतीलाल नेहरू एंड जिन्ना 14 पॉइंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं साइमन कमीशन, बट उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड में हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट था, इसमें डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी सिस्टम का मतलब है 2 गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो पावर थी वो शेयर की गई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस एट लोकल लेवल। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये एक प्रोविज़न होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसमें कि साइमन कमीशन आता है इंडिया 1927 में, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके GOI। मैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को GOI एक्ट बोलूँगी। तो जो GOI है उसको उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए और कुछ सजेशंस देने के लिए ये वाली कमीशन आई थी इंडिया में
1927 में, ठीक है। पर वैसे उसको आना था 10 साल के बाद, यानी कि 1929 के बाद आना था, लेकिन वो पहले ही आ गई थी, ठीक है। आगे हम देखेंगे इन डिटेल, ये ओवरव्यू है इसका, ठीक है। फिर ये जो कमीशन थी इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। सात के सात मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो इसकी वजह से जो कांग्रेस थी उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने को एक मौका मिल गया था उनको, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इन डिटेल क्या था साइमन कमीशन। तो मैंने आपको बताया कि डायरकी सिस्टम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। और इसमें ना एक प्रॉमिस किया गया था कि एक कमीशन को बिठाया जाएगा जब 10 साल पूरे हो जाएंगे, ताकि हम देख सकें इसकी वर्किंग और प्रोग्रेस कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। और जो इंडियन लोग थे ना और जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हम एक रिफॉर्म चाहते हैं डायरकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी जो कि यूके में लीड कर रही थी गवर्नमेंट, उनको लगा कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हम हार ना जाएं लेबर पार्टी से, ठीक है। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में क्या किया, कमीशन को सेटअप किया और उसे भेज दिया इंडिया, जबकि होना था वो 1929 में, लेकिन 1927 में इन्होंने बना दी और 1928 में इंडिया को भेज दिया, इंडिया में उसको भेज दिया, ठीक है। और ये देख रहे हो आप, लोगों ने ना ऐसे प्रोटेस्ट किया इस कमीशन का, क्यों? क्योंकि इस कमीशन में जितने भी थे वो सारे के सारे 7 मेंबर्स थे, और सातों के सातों कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। एक भी उसमें इंडियन नहीं था, ठीक है। इसलिए लोगों ने अपोज किया, ठीक है। ठीक है, इन्होंने अपोज किया और इंडियंस को लगा कि ये तो हमारी इंसल्ट है कि हम अपनी डेस्टिनी जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दें, ठीक है। तो जो इंडियन लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना, लॉर्ड ब्रिकनहेड, एक्चुअली जो लॉर्ड ब्रिकनहेड थे ये रिस्पॉन्सिबल थे इस कमेटी को सेटअप करने के लिए। तो जब ऐसे विरोध हुआ इस चीज़ का तो फिर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस को ह्यूमिलेट किया कि तुम इंडियंस तो खुद के लिए कुछ कर नहीं सकते, या तो तुम खुद मिलके एक अपनी रिपोर्ट बनाओ, रिफॉर्म बनाओ, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो क्लेमेंट एटले थे ये एक मेंबर थे इस कमीशन के। तो ये जो है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है और पार्टीशन हो जाता है 1947 में, तो ये जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये था सारा कुछ साइमन कमीशन के बारे में। अब हम आगे देखते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो क्या क्या की पॉइंट्स आए थे इन्होंने जो दिए थे रिपोर्ट में, क्या क्या थे वो देखते हैं। इन्होंने बोला कि जो इंडिया है उसको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर, ठीक है। और इंडिया जो है वो एक फेडरेशन रहेगा जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा सेंटर में, और जो मिनिस्टर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा इंडिया का, और उसके पास सेम पावर्स होंगे जो कि ब्रिटिश क्राउन के पास हैं। उन्होंने बोला कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ठीक है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ड्राफ्ट की थी सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कहते जो नेहरू कमेटी थी उन्होंने रेकमेंड किया था रिजर्वेशन सीट मुस्लिम्स के लिए जहाँ पे वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में है वहाँ पे उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। और वो कौन से एरियाज थे? पंजाब था, बंगाल था, ठीक है। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी था, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि जहाँ पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है वहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन मिले, ठीक है। कहाँ पे थे? नॉर्थ
वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में जो हिंदूज थे वो माइनॉरिटी में थे और जो मुस्लिम्स थे वो मेजॉरिटी में थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वहाँ पे हिंदूज़ को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और ये जो इन्होंने किया था ना, रिजेक्ट किया था कि जहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए रिजर्वेशन, वो क्या था, वो रिवर्सल हो गया था लखनऊ पैक्ट का। ठीक है, इसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने अनएक्सेप्ट किया इस प्रपोज़ल को। ठीक है, और जो जिन्ना थे उन्होंने क्या किया, कुछ अमेंडमेंट्स लेके एक रिपोर्ट बनाई उन्होंने, और ऑल पार्टी मीटिंग में 1928 में कलकत्ता में उन्होंने ये रिपोर्ट दी। तो ये जो अमेंडमेंट्स थी उनके द्वारा जो बनाई थी वो कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं की गई। ठीक है, कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जिन्हा और उनके साथी जितने थे अदर, उन सभी ने पार्टिसिपेशन से मना कर दिया कि हम इसके बाद में कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है मेजॉरिटी वोट से। अब जिन्ना और उनके बाकी के जो साथी थे वो तो आए नहीं, उन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम तो आएंगे नहीं किसी भी कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो कांग्रेस है इन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करो, और कब तक कर लो, 31 दिसंबर 1929 तक आप इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लो, और अगर आप नहीं करोगे तो हम और भी मास मूवमेंट करेंगे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो इसे। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये था ऑल अबाउट मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है ये जिन्हा 14 पॉइंट्स, ये देख रहे हो आप, ये है जिन्हा। तो इन्होंने क्या बोला कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें कि स्टेट के पास जो है वो रेजिडेरी पावर होगी। ठीक है, और उन्होंने बोला जितने भी प्रोविंस हैं उनके पास यूनिफॉर्म ऑटोनॉमी होगी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें डेफिनेट और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हर एक प्रोविंस में। फिर उन्होंने बोला सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो मुस्लिम हैं उनका रिप्रेजेंटेशन 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। फिर उन्होंने बोला कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे कहाँ पे, पंजाब में, बंगाल में और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। ठीक है, यहाँ पे वो मेजॉरिटी में थे तो वो कहते हैं कि कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए हमारी सीट पे। ठीक है, और उन्होंने बोला कि फुल रिलीजियस लिबर्टी मिलनी चाहिए हर एक कम्युनिटी को। तो अब आगे देखते हैं। आगे वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसा बिल या रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए लेजिस्लेचर में या कोई भी इलेक्टेड बॉडी में जहाँ पे 3/4 जो मेंबर्स हैं किसी भी कम्युनिटी के वो इसे अपोज कर दें, ये कह के कि ये वाला जो है बिल वो हमारी कम्युनिटी के लिए ख़तरनाक है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जो सिंध है उसे सेपरेट कर दिया जाए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। फिर वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स लाए जाएं। फिर उन्होंने बोला कि इक्वल शेयर हो मुस्लिम का स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में। फिर उन्होंने बोला कि एडिक्वेट सेफगार्ड मिले कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि मुस्लिम के कल्चर को, एजुकेशन को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, पर्सनल लॉज को और मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन मिले। और उन्होंने बोला कि ड्यू शेयर मिलना चाहिए हमें ग्रांट्स में। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कोई भी ऐसी कैबिनेट, चाहे वो सेंटर में हो या प्रोविंशियल में हो, ऐसी कोई भी कैबिनेट नहीं बननी चाहिए जहाँ पे मुस्लिम मिनिस्टर्स जो हैं वो 1/3 ना हों। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा चेंज नहीं आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा जब तक कि जो स्टेट है वो, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसे
सहमत ना हो। तो ये थे जिन्ना के 14 पॉइंट्स। होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।